Hello everyone, good morning. न्यूज़पेपर कल किसने दिया था मुझे? अच्छा कुछ नहीं। इसमें देख लेना जो इम्पोर्टेंट है मैंने लिख दिया उस पर। इसे मैं अब आपको कल दूंगा। ज़्यादा नहीं था लेकिन जो भी था मैंने बता दिया आपको। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो कल हम कहाँ थे? कल शायद हमें आज जो है पावर स्टार्ट करनी है नहीं, प्रेसिडेंट की। चलिए तो पहले दो दो चार चार लाइन में एग्जीक्यूटिव को देखते हैं। तो एग्जीक्यूटिव पावर मैंने कल क्या बताया आपको क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। कहाँ कहाँ क्या बोल रहा है वो? अब जितने भी काम हैं वो किसके जरिए होंगे? वो होंगे प्रेसिडेंट के जरिए। सारे काम करेंगे प्रेसिडेंट, क्योंकि आर्टिकल 52 ये बात कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बस ये कह के वो साइलेंट हो जाता। कैसा होगा ये मैंने बताया आपको। इलेक्शन वैसे होगा, ये होगा, वो होगा। ठीक। आर्टिकल 53 कहता है, वो ये कहता है कि भारत की सारी एग्जीक्यूटिव पावर, इंडिया की एग्जीक्यूटिव पावर किस में इंक्लूड होंगी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में होंगी। वो खुद करेंगे या अपने सबॉर्डिनेटों से कराएंगे? आप पहले मेरी बात समझ रहे हैं? या तो वो स्वयं करेंगे, सेल्फ करेंगे, अपने आप करेंगे, या फिर क्या करेंगे? वो अपने सबॉर्डिनेटों से कराएंगे। तो मैंने आपको एक लाइन में कल परसों बता दी थी, कल भी बताई थी कि राष्ट्रपति के पास उतना समय नहीं है कि वो सारे कामों को करे। तो क्या करेगा? वो अपने सबॉर्डिनेट को अपॉइंट करेगा। करेगा नहीं करेगा? क्योंकि उनसे काम करवाएगा। आपने देखा होगा जब आप डीसी के ऑफिस में जाते हो, डीसी क्या काम करता है? कुछ नहीं करता, सिर्फ साइन करता है। बाकी काम कौन करते हैं? उसके सबॉर्डिनेट लोग। लेकिन रेस्पॉन्सिबल कौन है? डिस्ट्रिक्ट के लॉ एंड ऑर्डर के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? डीसी। या नहीं है? अगर कोई अच्छा होगा या बुरा होगा तो क्रेडिट किसे मिलेगा? डीसी को मिलेगा, नहीं मिलेगा? सारी जिम्मेदारी उस आदमी की। लेकिन काम करेगा सबॉर्डिनेट। क्रेडिट कैसे लेगा? जिलाधिकारी को। यही सेम बात समझिए कि अब सारे काम करने की जिम्मेदारी आर्टिकल 53 ने दे दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इतने काम अकेले नहीं कर सकते। वो क्या काम करेंगे? अपॉइंटमेंट करेंगे। किसका करेंगे अपॉइंटमेंट? चलिए इसे में देखते हैं। इनके जो अपॉइंटमेंट होंगे, आर्टिकल आर्टिकल 75 में वो पीएम को अपॉइंट करेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? अब देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे हो रही है, पीएम साहब कैसे बन रहे हैं, अब इस बात को हम समझेंगे। हम्म। बैठी कम। पीएम कहां से आए? पीएम प्लस उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीओएम।
ये कहाँ से आई, ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तब हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो आर्टिकल 75 का 75 जो कहता है वो कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। आपको ये तो पता है कि पीएम सीधा इलेक्शन नहीं हो रहा है, एमपी के रूप में कोई आ रहा है। प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है क्या अपने यहाँ? नहीं होता, सीधा इलेक्शन नहीं होता ना। क्या करते हैं हम लोग, वही मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बनते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये एलएस है, ये पार्लियामेंट है, और उसका एक जो हाउस है उसका नाम है लोकसभा। क्या है? लोकसभा, है नहीं? लोकसभा, ठीक। लोकसभा में टोटल मैंने बताया आपको 543 लोगों का इलेक्शन होता है। कल भी मैंने बताया था आपको, है नहीं? 543 लोगों का इलेक्शन होता है, और इलेक्शन जब होता है तो कैसे होता है? डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट का मतलब यहाँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट भी काम कर रहा है। जिसे एक वोट ज्यादा मिला वो जीत गया, हो गए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट काम कर रहा है। और यकीन आप जो है 2020 का एक मेंस का पेपर है एपीपीएससी का, जीएस का सेकंड पेपर है, उसका पहला क्वेश्चन यही पूछा गया है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट लोकसभा में क्यों लिया गया है। इसलिए मैंने वो डिस्कस करा था आपके साथ। मेंस में जाकर अगर आप देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन पहले नंबर पे मिल जाता है कि आखिर लोकसभा में हमने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट क्यों रखा है। तो पहले तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट बताएंगे, फिर बताएंगे क्यों रखा है। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पे हो रहा है, डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, ठीक। अब इसका जो कम से कम मेजोरिटी के लिए कितना होना चाहिए, मैंने कहा 50% +1 पे काम करती है पूरी डेमोक्रेसी, करती है। तो इसका 50% कितना होगा? कितना होगा भाई? 273 + 1 274, कहते नहीं 300 पार, अब की बार 300 पार। सुना नहीं आपने? इतने से काम नहीं चल रहा, कितने तो के 300 पार, 400 पार। ये तो स्लोगन सुने होंगे ना आपने। तो ये इसका क्या मतलब है बेटा? 274 का इसका मतलब ये साफ साफ है कि ये वो मिनिमम नंबर है इसका जो कभी दो लोगों को नहीं मिलेगा। 274 + 274 दो लोगों को नहीं मिलेंगे। 274 543 में से सिर्फ एक को मिल सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं बात? या तो हमने कॉलिशन पहले ही कर रखा है, इंडियन पॉलिटिक्स की बात समझ लीजिए, या तो हमने पहले ही कॉलिशन कर रखा है कि बहुत सारी पार्टियां मिलकर इलेक्शन लड़ रही हैं, और वो जैसे एनडीए, यूपीए, नाम सुने ना एनडीए। आज जो सरकार बैठी है केंद्र में किनकी है? एनडीए की। इसका मतलब ये बहुत सारे ग्रुप मिले हुए हैं, बहुत छोटी छोटी पार्टी एक जगह मिली हुई है। या तो हम गठबंधन इलेक्शन से पहले कर लेते हैं, या इलेक्शन के बाद किसी पार्टी को इतनी सीटें मिल जाएं तो दैट कॉल्ड मेजोरिटी। क्या बोलते हैं बेटा इसे? मेजोरिटी बोलते हैं। मेजोरिटी का मतलब है कि ये वो मिनिमम नंबर है किसका? 543 का, जो दो लोगों को नहीं मिलेगा। आप देख लो 574 + 274 करेंगे तो इससे ज्यादा निकल जाएगा। तो ये वो मिनिमम नंबर है। तो इसका मतलब ये वो मेजोरिटी है जिसमें कोई आदमी सरकार बना सकता है। सेम बात होती है स्टेट में। आपके यहाँ कितनी सीटें हैं अरुणाचल प्रदेश में? 60। कितने पे होगा? 31 पे हो जाएगी मेजोरिटी। अब मिलने को 60 की 60 मिल जाए किसी एक पार्टी को या किसी एक ग्रुप को, वो उससे मतलब नहीं है, लेकिन मिनिमम कितने चाहिए? 31 जरूर चाहिए। तो मिनिमम कितने चाहिए? ये चाहिए। अब मान लीजिए इतने लोगों का कोई एक एनडीए आ गई, मान लीजिए, एनडीए गवर्नमेंट आ गई, बहुत सारे छोटे छोटे दल थे, उन लोगों का एक अलायंस था। हो गई बात? यहां तक चले, यहां से आगे चले, यहां से आगे चले। बहुत स्लोली मैं इसलिए चल रहा हूं क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि अभी आपने उतनी पढ़ाई नहीं करी है नहीं? यहां से आगे चले। अब सेकंड पार्टी को मिले होंगे 273 या 2,
तो वो इसलिए सरकार नहीं बना पाई क्योंकि उसके पास मेजोरिटी नहीं है। ठीक, अब एनडीए का एक आदमी, बूची नहीं है आज, शायद सोते रह गए, ठीक कोई बात नहीं। अब ये लोग एमपी चुन के आए हुए हैं, क्या बन के आए हैं बेटा? ये सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो जनता से चुने। अब इतने लोगों ने मीटिंग करी, 274 लोगों ने, कि भाई पीएम कौन बनेगा? आप समझ रहे हो? या तो हम चेहरा पहले ही क्लियर कर देते हैं कि अगर हमें इतनी सीटें मिली तो प्रधानमंत्री ये आदमी बनेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है वो मैं समझा रहा हूं आपको। अब मान लीजिए यहां दो कैंडिडेट खड़े हुए कि साहब पीएम मैं बनूंगा, और दूसरा बोला पीएम मैं बनूंगा। मान लीजिए दोनों भाई थे, ये इन्होंने कहा नहीं मैं बनूंगा पीएम, बहुत दिन हो गए मुझे ऐसे ही। ठीक है जी, आप बन जाओ। अब ये दो लोग, ये मैं आपको ये जो आरोप, जब आप कभी डेमोक्रेसी पे ऐसे लिखेंगे तो आप ये बताएंगे कि डेमोक्रेसी इंडिया में तो है लेकिन पार्टियों में अंदर नहीं है। पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। एक एग्जांपल, आप अगर कभी यूपी बिहार की साइड में जाएंगे तो जो सपा है, समाजवादी पार्टी है, उसका चेयरमैन हमेशा कौन रहेगा? अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव। जो लालू प्रसाद की पार्टी है उसका चेयरमैन उसके घर का रहेगा। ऐसा क्यों भाई? इसका मतलब इंटरनली डेमोक्रेसी इनके अंदर नहीं है। कहीं ना कहीं बीजेपी इन बातों पर खरी उतरती है। हमेशा पार्टी का अध्यक्ष कोई और ही होगा, एक आदमी नहीं रहेगा। कांग्रेस, सोनिया गांधी ने अभी तक तो आके पद छोड़ा है। मल्लिकार्जुन खड़गे इस टाइम कौन है? कांग्रेस के अध्यक्ष है। इंटरनली डेमोक्रेसी नहीं है। अब इंटरनली डेमोक्रेसी दिखा रहा हूं मैं आपको। तो ये डीमेरिट है हमारी डेमोक्रेसी की इस इंडिया में। जब आप ऐसे लिखे तो आप इसमें बताएं कि पार्टी देश में तो डेमोक्रेसी का ढिंडोरा पीटती है लेकिन पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। भाई चेहरा पहले ही क्लियर कर देना कि अगर हम जीते तो कौन पीएम बनेगा, ये आदमी बनेगा। तो इसका क्या मतलब है? अब आप देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो ये है। दो कैंडिडेट हुए, ए और बी। अब बोले भी क्या करना है? बोले साहब मैं बनूंगा। तो अब ये 274 लोग इंटरनली इलेक्शन करेंगे। इंटरनली इलेक्शन करने का मतलब हो गया अब इसका 50% प्लस वन कौन क्या होगा? लगभग इतना होगा बेटा। इसका मेजोरिटी क्या होगी? 274 का आधा कितना होता है? हाफ। 35 + 2, अरे यार तो एक काम कर लेते हैं, 138 कर लें, कोई टेंशन तो नहीं होगी अब आपको। इतने वोट जिसके पक्ष में पड़ जाए, ए के पक्ष में पड़ जाए, बी के पक्ष में पड़ जाए, उसे कहते हैं हम लीडर। क्या कहते हैं बेटा? लीडर, नेता। किसने चुना? उन चुने हुए लोगों में से किसी एक को अपने लोगों में से चुना गया। क्या कहा उसे? लीडर। और जब इसे हम प्रेसिडेंट के पास लेके जाते हैं, बोले सर हमारा लीडर ये है और हम इसे आप अपॉइंटमेंट लेटर दे दो। किनका? पीएम का। मेरी बात आपको यहां तक समझ में आ गई कि लीडर कौन होगा जिसे हम चुनेंगे। ये जो इंटरनल डेमोक्रेसी है ये पार्टियों में देखने को नहीं मिलती। ये आप उसकी डिमेरिट बताएंगे ऐसे में डेमोक्रेसी में कि बेशक डेमोक्रेसी है इंडिया में, सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी नहीं है और सक्सेसफुल नहीं है। सत्ता का जब भी परिवर्तन हुआ है वो पीसफुल तरीके से हुआ है, यानी कि एक इलेक्शन के जरिए हुआ है नहीं हुआ कोई आर्मी आके यहाँ जैसे कि पाकिस्तान बांग्लादेश में बवाल हो रहा है, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। ये नहीं होता, ये हमारा सिस्टम इतना मजबूत है ना, ये चीज नहीं होती। तो लेके भी प्रेसिडेंट ने कहा कि ठीक है भाई मैं सेकंड पार्टी का वेट कर लूं, हो सकता है उनके पास ज्यादा मेजोरिटी हो। उन्होंने उन्हें टाइम दिया, 1-2 दिन में कोई आया ठीक है, नहीं तो उन्होंने डेट फिक्स कर दी। बताइए अब आप ऑथ कब लेंगे? इलेक्शन हुआ है, अपॉइंटमेंट किसने करा है? प्रेसिडेंट ने। किसका करा है? जो सरकार यहाँ मेजोरिटी में थी।
अपने लोगों में से जो चुनकर लोगों ने दिया उसे क्या बनाया हमने, लीडर, और लीडर को प्रेसिडेंट के पास ले गए, प्रेसिडेंट ने उसे अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। अब सुनिए, अब पीएम तो हो गए भाई, अब पीएम साहब अकेले इतने काम कर सकते हैं क्या? अब होना चाहिए पूरी कंपनी। आर्टिकल 75(3) का क्लॉज है, 75(3) में एक भाषा लिखी हुई है, एक साफ शब्दों में लिखा हुआ बात है कि मंत्री परिषद जो होगी, मंत्री परिषद के जो सदस्य होंगे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर, एडवाइज ऑफ पीएम, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्र। बात समझिए पहले मेरी बात। पीएम मिल गए हमें, जब पीएम हमें मिल गए, इसे एक एक दो दो पॉइंटों में आप समझने के लिए कुछ लिख सकते हो, बाकी तो आपको मिलेंगी सारी चीजें, उस पर आप टेंशन ना लें। होगी बात भाई, पीएम साहब हो गए पॉइंट। अब पीएम साहब अकेले काम नहीं करेंगे, उन्हें क्या चाहिए, एक कंपनी चाहिए। और आर्टिकल 75 में ये बात लिखी हुई है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की, जो अदर मिनिस्टर्स होंगे, उनको अपॉइंट कौन करेंगे, करेंगे राष्ट्रपति, लेकिन रिकमेंडेशन ऑफ पीएम, पीएम की रिकमेंडेशंस पे। अब देखिए कैसा होती है बात। अब ये अब पीएम साहब से कहा कि भाई ठीक है, अब अपना मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बनाओ, कैसे बनाओगे? तो पीएम साहब ने एक लिस्ट प्रेसिडेंट को दी कि ये मेरे मिनिस्टर होंगे। क्या 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 होंगे ये मेरे मिनिस्टर होंगे। मतलब पीएम साहब ने जो लिस्ट दी है उसमें जितने नाम हैं उन्हें ही प्रेसिडेंट क्या करेंगे, मंत्री बनाएंगे। आप पहले मेरी बात समझ रहे हैं? एक भी नाम राष्ट्रपति अपनी तरफ से नहीं जोड़ेंगे, जो उन्हें मिला है लिस्ट में उनके ही अकॉर्डिंग उन्हें वो ऑथ दिलाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए ए आदमी है, बोले भाई इसे क्या है, होम मिनिस्टर बनाओ जी, होम मिनिस्टर। बी है फाइनेंस मिनिस्टर। अब मिनिस्ट्री अलग अलग पढ़ाऊंगा मैं आपको, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, नाम सुने नहीं? ये क्या है, सीओएम का हिस्सा है, जिसका चेयरमैन कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो पीएम प्लस सीओएम मिल गया आपको, हो गया। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन रिकमेंडेशन ऑफ पीएम। एक भी नाम प्रेसिडेंट उसमें अपनी तरफ से नहीं जोड़ सकते। दैट कॉल्ड रियल एग्जीक्यूटिव्स। बताया था मैंने आपको, ये क्या है, ये रियल एग्जीक्यूटिव है। प्रेसिडेंट क्या है, एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। हाँ भाई, अब देखिए आर्टिकल 75 का 3 क्लॉज कुछ और कहता है। सेवेंटी फाइव का 3 क्लॉज, अब देखिए यहां से आगे को, ये एक एक वर्ड में आपको ऐसे बता रहा हूं कि सीधा सीधा क्वेश्चन में पूछा जाता है, पीटी में, मेंस में, सब में पूछा जाता है। ठीक, यहां लिखा हुआ है कि जो मंत्री परिषद है, कौन सी है, सीओएम, यही तो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अपॉइंट तो हो गई, बन तो गई। यहां लिखा हुआ है कि सामूहिक रूप से, कलेक्टिव रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अब कैसे होगी समझिए बाप, ये जो लोकसभा ही और एक ये राज्यसभा ही, किसके हाउस है, पार्लियामेंट के हाउस है। कौन सा, एलएस है और आरएस है। एलएस है और आरएस है, दो हाउस है। मंत्री बने कहां से, या तो यहां से या यहां से। यहां तक के पीएम के बारे में भी ये बात लिखी हुई है कि अगर जब उसे अपॉइंट किया जा रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, तो जरूरी नहीं है वो किसी हाउस का मेंबर हो।
ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जरूरी नहीं है वो किसी हाउस का मेंबर हो, वो बाहर का आदमी भी हो सकता है, लेकिन कंडीशंस क्या है उसमें? कंडीशंस ये है कि 6 मंथ में, कितने दिन के अंदर अंदर, 6 मंथ के अंदर अंदर किसी ना किसी हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। मेरी बात समझ लीजिए, पीएम बनते हुए जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का मेंबर हो, लेकिन बाहर का हो सकता है। शर्त क्या है उसके अंदर? 6 मंथ में किसी ना किसी हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, अन्यथा वो पीएम नहीं रहेगा। यही बात मंत्रियों पर इंप्लीमेंटेशन होती है। समझ गए आप मेरी बात? यही बात इन मिनिस्टर्स पे भी इंप्लीमेंटेशन होती है। वो यहां से भी हो सकते हैं, वो यहां से भी हो सकते हैं, और वो बाहर का भी हो सकता है, लेकिन शर्त क्या होगी? 6 मंथ। बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन समझिए आप। ठीक। अब जो आर्टिकल 75 का 3 क्लोज है वो कहता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, कलेक्टिव रूप से लोकसभा के प्रति रेस्पॉन्सिबल होगी। इसका मतलब समझते हैं पहले तो, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, है नहीं? यहां तक सारी बातें क्लियर हैं आप लोगों को कि कहां कहां से होंगे मंत्री? यहां से होंगे, यहां से होंगे, यहां से, बाहर से भी हो सकता है। अगर वो बाहर से होगा तो शर्त क्या होगी उसके अंदर? 6 महीने के अंदर किसी ना किसी हाउस की मेंबरशिप उसे लेनी पड़ेगी, वरना वो मंत्री नहीं रहेगा और प्रधानमंत्री भी नहीं रहेगा। एक्चुअल में प्रधानमंत्री के रूप में हम इतना बड़ा रिस्क लेते नहीं हैं, लेकिन अगर ले ले तो उतना जो जुगाड़बाजी है ही कि हम कहीं से ना कहीं से उसे मेंबर बना ही देंगे, राज्यसभा से बना देंगे। ठीक। अब जो हम कहते हैं कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसे अब आप समझिए थोड़ा सा। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी और पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, 2 शब्द मिलेंगे आपको। पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, 2 शब्द समझने हैं बस। आर्टिकल 75 का जो 3 क्लॉज है उसमें ये दोनों शब्द लिखे हुए हैं, एक है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी और एक है पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें लिखा हुआ है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। व्यक्तिगत मंत्री जो होंगे वो राष्ट्रपति के प्रति रेस्पॉन्सिबल होंगे। इन दोनों शब्दों को समझना है, फिर आगे चलते हैं। ठीक। तो पहला काम क्या था, वो पीएम को अपॉइंट करते चल रहे हैं, फिर दूसरा मैं बताऊंगा। चलिए, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब आप समझिए। मान लीजिए इस ईटानगर से आप एमपी बन गए, तो आपने कुछ तो वायदे किए होंगे यहाँ के लोगों से, कुछ तो मैनिफेस्टो होगा आप लोगों का। भाई किसी मुद्दे पर इलेक्शन लड़ा जाएगा ना, कुछ तो एजेंडा होगा आपका। हो सकता है आपका एजेंडा हो कि भाई हमें अपने गांव के एवरी गांव को एक स्कूल देना है, क्योंकि हमारे गांव के बच्चे वो पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि उनके गांव से बहुत दूर स्कूल है। हो सकता है कोई और भी एजेंडा हो, लेकिन मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। आपने कहा कि स्कूल बनवाना है हर गांव में। क्यों बनवाना है? क्योंकि एक तो लिटरेसी रेट बहुत डाउन है। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि स्कूल नहीं है गांव में। अच्छा, एक लाइन में मुझे आप सारे लोग मिलकर बताएं, मिलकर नहीं, एक आदमी बता दे, लिटरेसी किसे कहते हैं? एक शब्द में, कई बार क्वेश्चन पूछा गया इंटरव्यू में, लिटरेसी किसे कहते हैं? किसे हम माने ये पढ़ा लिखा है? कोई खास डेफिनेशन बताएंगे प्लीज? भाई पढ़ा लिखा कौन है? मैं भी पढ़ा लिखा हूं, आप भी हैं, लेकिन हम अगर कोई एक लाइन में पूछे कि पढ़ा लिखा किसे कहते हैं, तो हमारे पास कोई डेफिनेशन है उसकी? होनी चाहिए नहीं? सुनिए, 7 वर्ष से अधिक का बच्चा, 7 वर्ष से नीचे नहीं, 7 ईयर का बच्चा,
जो अपनी एक किसी भाषा को लिख लेता हो और लिखने के बाद उसे पढ़ लेता हो, दैट कॉल्ड लिटरेट। कितने वर्ष का? 7 वर्ष से अधिक, कम का नहीं। अपनी किसी एक लैंग्वेज को लिख लेता हो और उसे लिख के पढ़ लेता हो, उसे कहते हैं पढ़ा लिखा। समझ रहे हो नहीं? तो अगर कोई आपसे पूछे तो आप ऐसे बताएंगे। ठीक भाई। तो अब कलेक्टिव में आ गए हम लोग। जब कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी में आए तो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि आप एक एमपी बन गए ईटानगर। सर आपने जो स्कूल की बात करी वो स्कूल की बात करी, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा हुआ आपके साथ कि आप इसमें शामिल नहीं हो पाए। इसमें शामिल नहीं हो पाए। कोशिश तो आपने करी, प्रधानमंत्री जी से कई बोले सर ले लो यार अंदर कैबिनेट में या सीओएम में, बोले नहीं यार अभी आपको इतनी नॉलेज नहीं है। आप पहले यहां तक मेरी बात से सहमत हैं? ये बात आप समझ रहे हैं? क्योंकि हर आदमी मंत्री नहीं बन सकता। हर आदमी मंत्री नहीं बन सकता। मंत्री मतलब एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं बन सकता। मंत्री बनने का मतलब एग्जीक्यूटिव का हिस्सा बनना। भाई रियल एग्जीक्यूटिव यही तो बताई मैंने आपको स्टार्टिंग में। तो हर आदमी मंत्री नहीं बन सकता। तो वो ऐसा हुआ कि आप भी नहीं बन पाए। अब आपने क्या वायदा करा था, मैं स्कूल बनवाऊंगा गांव में। तो काम करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? एग्जीक्यूटिव की होगी। उसमें आप है नहीं, तो स्कूल कैसे बनेगा? आप तो लॉ मेकिंग तक सीमित रह गए ना, पार्लियामेंट में तो बैठे रह गए आप। लॉ को इंप्लीमेंटेशन देने वाला जो इंस्टीट्यूशन था और एग्जीक्यूटिव, उसका तो हिस्सा आप बने ही नहीं। तो क्या हो? तो आप अपना एजेंडा किसे दोगे? एचआरडी मिनिस्टर को दोगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसमें एजुकेशन आती है। समझे बेटा? तो अब वो स्कूल बन पा रहा नहीं बन पा रहा, यार बड़ी भारी आ गई। अब मैं अगर ईटानगर दोबारा जाऊंगा तो लोग मुझसे पूछेंगे, बोले सर आपने तो ये वायदे करे थे, आप तो दिल्ली से अभी तक लौट के नहीं आए हो, 5 साल पूरे हो गए। अब अगर मैं दोबारा उनसे वोट मांगने जाऊंगा तो हो सकता है मुझसे नाराज हो जाए, वो लोग गुस्से में हो जाए, बोले आप झूठ बोलते हो यार। संभव है ये बात? नहीं, बिल्कुल है। अब क्या करा जाए? ये तो कान में तेल डाल के सो गई, एग्जीक्यूटिव काम ही नहीं कर रही। तो हमारे पास पार्लियामेंट के पास ये एक कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट है कि हम नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन लाएंगे आपके खिलाफ। किसके खिलाफ लाएंगे? एग्जीक्यूटिव के खिलाफ। और उनसे कहेंगे अब हमारा विश्वास आपके अंदर नहीं रहा, इसलिए आपको हमें हटाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, यहां लिखा हुआ है कि अगर नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन आता है, नो कॉन्फिडेंशियल मोशन आता है, नो कॉन्फिडेंशियल मोशन आता है तो ये पूरी मंत्री परिषद के खिलाफ आएगा, किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं आएगा। किसके खिलाफ आएगा? पूरी मंत्री परिषद के। यानी कि अगर ये लिखा हुआ है कि लोकसभा अगर नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन पास कर देती है तो पीएम साहब को रेजिग्नेशन करना पड़ेगा, ये लिखा हुआ है। हाँ भाई, मतलब मेरी सुन रहे हो? अपनी सुनाओगे मुझे? समझ में आ रही है मेरी बात? है मतलब ये बात कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट है। कोई भी यहां क्या नहीं हो सकता? तानाशाह नहीं हो सकता। सबका एक दूसरे के ऊपर क्या चेक एंड बैलेंस है। मंत्री परिषद के खिलाफ क्या आ सकता है? नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन आ सकता है। कहां आ सकता है? लोकसभा में आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि अब आप काम नहीं कर रहे थे। भाई साहब, डन, मैं चलूं आगे। कोई टेंशन वाली बात? एक एक शब्द को समय बेशक लग सकता है, मैं नहीं चाहता कि बहुत तेजी से मैं निकल जाऊं, लेकिन एक एक शब्द का मीनिंग और आपको दोबारा बुक पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एक बार रिवाइज यही करना है, बुक्स नहीं पढ़नी है। और सुनो, ये प्रॉमिस भी है मेरा,
अगर आप मेरी क्लास से कंटिन्यू मेरे लेक्चर ही सुनते रहे तो आप फेल नहीं करोगे। बस मेरे कहने का मतलब यह है, कंसंट्रेट हो जाएं आप, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ष। रिजल्ट नहीं देखना, फिर अपने आप आएगा। आप अपने अंदर एक क्या है, जुनून पैदा कर लीजिए। खेल तो जुनून का ही है, देखो या नहीं है? हाँ भाई, इसका मतलब आप समझे कि मंत्री परिषद को हटाने के लिए क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि अब हमारा विश्वास नहीं रहा आपके अंदर, क्या नहीं रहा, कॉन्फिडेंस नहीं रहा। इसलिए कैसे है, कलेक्टिव रूप से। जब पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा तो और भी इसमें बताऊंगा। जैसे कि वो मंत्रियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा है, स्टार, नॉन स्टार, ठीक, एंड शॉर्ट टर्म। आप मेरी बात को शॉर्ट टर्म इंफॉर्मेशन, उसकी टेंशन ना ले। सामूहिक रूप का मतलब समझ गए अब आप तब तक ही एग्जीक्यूटिव में अपने पद पर बैठे हैं जब तक आपके पास लोकसभा का विश्वास है। इसके बाद अगर विश्वास नहीं है तो फिर एक ये मोशन पास होगा और आप यहाँ से हटेंगे, और वहाँ लिखा हुआ है कि पीएम साहब को रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, और पीएम साहब रेजिग्नेशन देते हैं तो पूरी मंत्रिपरिषद अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी वैल्यू सिर्फ पीएम से है। पीएम साहब अभी रेजिग्नेशन कर दें, पूरे मंत्रियों को रेजिग्नेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप खत्म। समझ रहे आप? ये उस जहाज का पायलट है जिस पे एग्जीक्यूटिव चल रही है। पायलट सड़क से उतर कर नीचे खड़े हो गए तो अंदर जितने भी पैसेंजर बैठे हैं कोई मतलब नहीं है उनका, जहां बैठे हैं वहीं बैठे रह जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। ठीक, तो आप ये बात समझ गए, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है? क्योंकि अब एग्जीक्यूटिव अगर काम नहीं कर रही है तो हमारे पास ये राइट है। अब ये राजाओं का शासन नहीं है, जो एग्जीक्यूटिव का काम भी करेंगे, लेजिस्लेटिव भी करेंगे और जुडिशरी भी करेंगे। अब एग्जीक्यूटिव मनमानी नहीं कर सकती, क्योंकि उसे पता कि जवाब हमें कहाँ देना है, पार्लियामेंट के लोकसभा को देना है। और लोकसभा में जब तक ही हम बैठे हुए हैं जब तक हमारा उनके अंदर विश्वास है। तो अब आप एचआरडी मिनिस्टर से पूछोगे नहीं पूछोगे स्कूल बनने या नहीं बनने है नहीं? तो अब बनने की रेस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूटिव की है। कहा आप नहीं है, वायदे आप नहीं करें, लेकिन स्कूल बनेगा। अब कौन बनाएगा? एजुकेशन मिनिस्टर बनाएगा। क्या मैं यहां तक अपनी बात समझा पाया? कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब आप समझे कि मंत्रिपरिषद तब तक ही बैठी हुई है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास है, और विश्वास नहीं है तो एग्जीक्यूटिव नहीं है। पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात बता दूं, कलेक्टिव का मतलब समझ गए, सामूहिक रूप से। पीएम साहब तब तक हैं, पीएम साहब अगर मान लीजिए इन केस डेथ हो जाए तो कोई मंत्री किसी काम का नहीं बचा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कोई मंत्री किसी काम का नहीं बचा। अब देखिए पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी और समझ लीजिए, ये क्या है? पर्सनल, पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक्चुअल में ये एक तरीका है कि कभी किसी मोस्ट वांटेड आदमी से पीछा कैसे काटा जाए, उसका रेजिग्नेशन कैसे कराया जाए। ये इसलिए है, एक प्रोविजन किया गया कि जो मंत्री हैं वो पर्सनली रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होंगे? राष्ट्रपति के लिए होंगे। ये बात समझ लीजिए, पर्सनली रेस्पॉन्सिबल किसके लिए?
राष्ट्रपति के लिए, और कलेक्टिव रूप से रेस्पॉन्सिबल किसके हैं? लोकसभा के लिए। दोनों बात समझ लीजिएगा। पर्सनली प्रेसिडेंट के खिलाफ, हम मान लीजिए जब हम मंत्री परिषद को बना रहे थे, यानी कि ये लिस्ट बना रहे थे, तो एक ए आदमी हमारे साथ घर आया, पीएम हम बन रहे थे, हमारे घर आया और हमसे कहा कि सर देखो बहुत दिन सेवाएं करते होगे पार्टी की, यानी सिर्फ हम कहाँ रह जाते हैं, लोकसभा तक रह जाते हैं, ठीक यार हमें भी इसमें शामिल कर लो मंत्री परिषद में, यानी किस में शामिल कर लो? सीओएम में शामिल करने की बात कर रहे हैं। पीएम तो हम बन ही गए, अब जिम्मेदारी हमारी है ना कौन कौन मंत्री बनेंगे कौन नहीं बनेंगे। ये लिस्ट हमें प्रेसिडेंट को देनी है, प्रेसिडेंट उन लोगों को क्या करेंगे, क्या करेंगे, औत करा देंगे उन्हें मंत्री की। अब ए आदमी पहुंचा और उसने कहा कि सर ऐसा ऐसे बात है, हमने कहा ठीक है अच्छा चल कोई बात नहीं, ये बना लेते हैं यार। हमने एक नाम यहाँ से किसी का हटाया, कन्विंस किया उसे कि प्लीज यार तू रहने दे। हमने ए आदमी को मान लीजिए फाइनेंस मिनिस्टर बना लिया, फाइनेंस बना लिया या फिर कोई और मिनिस्टर बना लिया, हो गया भाई बात। अब औत हो गई, वो मंत्री बन गए। अब मीडिया में अगले दिन को एक खबर आई कि यार ये तो बहुत मोस्ट वांटेड आदमी, इसे कैसे बना लिया, यानी कि भ्रष्टों की सरकार हो गई यार ये तो। यहां तक मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे आदमी को मीडिया ने, उसका जब रिकॉर्ड निकाला तो रिकॉर्ड कैसा था, उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। अब हम विश्वास करके, हालांकि ऐसा होता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं एक ये तरीका, हम विश्वास करके अब हमने उन्हें बुलाया ए आदमी को कि यार आपने तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया यार, हमारी मतलब एक तरह से बदनामी हो रही है, बेइज्जती हो रही है, आप एक काम करो रेजिग्नेशन कर दो। बोले सर रेजिग्नेशन नहीं करूंगा मैं, वो तेरे की फंसा दिया यार इसने तो, रेजिग्नेशन कर दो। बोले नहीं ये काम नहीं करूंगा मैं। अब क्या करा जाए यार, या तो पीएम साहब रेजिग्नेशन करें तब ये अपने आप खत्म हो जाएगा, बात समझ रहे हैं ना मेरी, या तो पीएम साहब रेजिग्नेशन करे या लोकसभा क्या करे, नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन पास करे। और अगर पीएम साहब रेजिग्नेशन करते हैं तो यार ये तो जनता के साथ धोखा हो जाएगा। समझाया, मान जा, नहीं माना, सीधा प्रेसिडेंट के पास गए पीएम साहब और कहा कि इसे टर्मिनेट कर दो। तो क्या था, मोस्ट वांटेड लोगों से अपना पीछा कटाने का तरीका। समझ गए आप पहले मेरी बात? पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके खिलाफ, किसके साथ है? प्रेसिडेंट के। क्यों है? क्योंकि ऐसे मोस्ट वांटेड लोगों से पीछा कटाने का तरीका हमारे पास सिर्फ एक है, या तो हम रेजिग्नेशन करें, और अगर हम रेजिग्नेशन करते हैं तो फिर क्या मतलब है हमारा लोगों से वायदा करना? जनता के साथ धोखा हो गया ना, दोबारा फिर इलेक्शन करके आए तो भाई साहब हम आपको क्या कराएंगे, टर्मिनेट करा देंगे। किससे? प्रेसिडेंट से। तो आर्टिकल 75(3) का क्लॉज जो पढ़ा है मैंने, जो बताया कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल है? लोकसभा के। लेकिन मंत्री किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल है? प्रेसिडेंट के। और प्रेसिडेंट कैसे काम कर रहे हैं? जैसे पीएम कह रहे हैं। ये लिंक अगर आप मेरी बातों का समझने की कोशिश करते रहे तो फिर पॉलिटी में आपको ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ भाई, आर्टिकल 75 का जो 3 क्लॉज है वो समझे। 75 कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी रिकमेंडेशन पर करेंगे? पीएम की है। आर्टिकल 75 का 3 क्लॉज कहता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होगी? लोकसभा के। और मंत्री किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होंगे पर्सनली? राष्ट्रपति के। मैं मान लूं मेरी बात समझ में आ गई, मैं अपनी बात को समझा पाया, बिल्कुल आगे चलूं मैं। अब आर्टिकल 75 मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई है। प्रधानमंत्री नहीं पढ़ा रहा हूं मैं अभी आपको, मैं एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। बस आप ऐसे मेरे साथ बने रहिए। चलिए आर्टिकल जहां जहां नियुक्ति है मैं अब आपको सारे आर्टिकल एक लाइन में लिख के देता हूं, कहां कहां हमें बात करनी है। आर्टिकल
75 हो गया, उसके बाद 76 है, सुनते रहे ना, है नहीं। उसके बाद कहीं कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है जहां नियुक्ति कर रहे हैं वो एग्जीक्यूटिव में, तो आप देखेंगे आर्टिकल 124, फिर आप आर्टिकल देखेंगे 143 148, जहां जहां मुझे पढ़ाना है आज एग्जीक्यूटिव में, ठीक। फिर उसके बाद 153, अभी बताऊंगा, सबके नाम लिखवा दूंगा आपके सामने, ठीक। उसके बाद आर्टिकल 217, फिर आप देखेंगे आर्टिकल 280, फिर एक आर्टिकल और मिलेगा आपको 324, ठीक। फिर एक आर्टिकल मिलेगा आपको और इसका है 338 एंड 338A, और भी कई हैं लेकिन यहाँ तक अपनी बात एंड कर लेंगे हम, नहीं। अब आप समझिए, आर्टिकल 76 में कहता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का महान्यायवादी होगा जिसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे, ठीक। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, चीफ जस्टिस एंड अदर जस्टिस को कौन नियुक्त करेंगे, कौन अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक। लिख सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट। 148 में लिखेंगे कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, CAG, ठीक। 153 में गवर्नर की बात की गई है, गवर्नर की बात की गई है, गवर्नर ऑफ स्टेट। ये हाई कोर्ट की बात की गई है, हाई कोर्ट के जस्टिस को अपॉइंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे, ठीक। 280 में बात की गई फाइनेंस कमीशन की, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक और लिखे आप 324 से पहले लिखे 315, एक आर्टिकल और है, याद आएगी मुझे। UPSC के चेयरमैन मेंबर्स को अपॉइंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट। आर्टिकल 315 में क्या है, UPSC, क्या है भाई, UPSC। थ्री 338 में है SC कमीशन के चेयरमैन और मेंबर को अपॉइंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट। 338A में है ST कमीशन, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनकी नियुक्ति कौन करेंगे। सारी चीजें लिख लीजिए, बस एक एक को पढ़ते चले जाएंगे, समझ लो। तो ये क्या है, उनके एग्जीक्यूटिव, जिनकी वो अपॉइंट कर रहे हैं, जिनसे अपनी रिपोर्ट ले रहे हैं, ठीक। सारे आर्टिकल राइट डाउन हो गए, राइट डाउन कर लिया आप लोगों ने सब। सुप्रीम कोर्ट, कैग, कंट्रोलर, COMPULLATOR, कंट्रोलर। ऑडिटर, AUTIOR, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है सारी। चलिए, तो आर्टिकल 75 तो मैंने आपको पढ़ा दिया था, 75 पढ़ाया था हैं? तो अब क्या आ गया अगला आर्टिकल। अब
अब आप कहोगे सर बीच बीच में क्यों छोड़ दिया आप लोगों ने, तो वहां कोई अपॉइंटमेंट नहीं है इसलिए मैंने छोड़ दिया। वो मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, जब लेजिस्लेटिव पावर पढ़ाएंगे तो वो मिलेंगे, सारे आर्टिकल मिलेंगे। ठीक, आपको पता ही है 76 के बाद 77 78 आ जाएंगे, फिर उसके बाद 79 आ जाएगा तो पार्लियामेंट नहीं आ जाएगी। ठीक, तो अभी आप आर्टिकल 76 देखते हैं। आर्टिकल 76 इसके बारे में कुछ वर्डिंग में यूज करूंगा, आप उसे राइट डाउन कर लें। पहला लिखें, फर्स्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया है, कौन है बेटा ये, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया है। और दूसरी काम मैंने ये आपको दिया है कि इस टाइम कौन बैठा हुआ है ये आप मुझे कल बताएंगे। इस टाइम कौन बैठा हुआ है, जैसे प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, पीएम साहब कौन है, मोदी जी है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी होगा कोई, कैग भी होगा कोई, इलेक्शन कमीशन भी होगा कोई, या नहीं। तो ये जिम्मेदारी किसकी है, आपकी है। ढूंढ के लाकर मुझे बताएंगे, बोले सर ये आप सुनिए। इन अपॉइंटमेंट से आपको पीटी में करंट में एक क्वेश्चन मिलता है, एससी कमीशन का चेयरमैन कौन है, एसटी कमीशन का चेयरमैन कौन है, समझ रहे हैं आप मेरी बात, आपके यहाँ का गवर्नर कौन है। तो ये क्या है, एक करंट अफेयर्स जुड़ा हुआ सवाल है और करंट अफेयर्स आपको पता लग जाएगा। ठीक, तो ये क्या कहता है, एजीआई की बात करता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर है ऑफ इंडिया है। अब देखिए यहाँ एक शब्द और आपको समझना है, फिर हम आप चलते रहेंगे। आपने देखा होगा जब इसे अपॉइंट करते हैं, देखा नहीं होगा, आज देखेंगे आप, करेंगे कौन, प्रेसिडेंट। अपॉइंट कौन करेंगे, कानूनी सलाह देने की जिम्मेदारी भी सरकार को किसकी थी, प्रेसिडेंट की थी आर्टिकल 53 में। लेकिन चूंकि वो उस मामले के उतने बारीकियों को नहीं समझ पाते होंगे या बारीकी नहीं उन पर आती होंगी लॉ की, इसलिए एक लॉ स्पेशलिस्ट को लेकर आए वो। ठीक, अपॉइंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कैसे काम करेंगे, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अब ये प्लेजर समझना है आपको, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का क्या मतलब है। देखिए प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का क्या मतलब है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब साफ साफ है कि जब तक प्रेसिडेंट का आशीर्वाद है आप तब तक अपनी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, आपको हटाने का और कोई प्रोसीजर संविधान में नहीं है सिवाय इसके कि आपको तुरंत बुला लिया जाए, फोन करा जाएगा, कहाँ हो, बोले घर है, बोले सीधे राष्ट्रपति ऑफिस आ जाओ, आ गए, क्या करना है, रेजिग्नेशन करो, जाओ, ठीक, बात खत्म। आपको प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब है जब तक राष्ट्रपति का आपके पास हाथ है, आपके सर पे हाथ है, तब तक आप अपनी पोस्ट पे हो, उसके बाद सीधे निकाले जाओगे। सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो पोस्टें हैं जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट काम करती हैं, एक तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एक है गवर्नर ऑफ स्टेट। आप देखेंगे जब नई सरकारें चुन के आती हैं तो ये दोनों आदमी अपना सामान पैक करना शुरू कर देते हैं। जितने भी राज्यपाल होंगे, मान लीजिए अभी बीजेपी की सरकार है तो जितने बेंट ऑफ माइंड के बैठे हुए हैं, बीजेपी माइंड के बैठे हुए हैं, जितने भी राज्यपाल हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट, जितने भी स्टेटों में बैठे हुए हैं, चाहे सरकार बीजेपी की है उन स्टेटों में या किसी और की है, लेकिन राज्यपाल कौन बैठा रहे हैं, प्रेसिडेंट। किसकी रिकमेंडेशन पे, पीएम की रिकमेंडेशन पे। आप मेरे ये लिंक समझ गए, सारे काम कैसे करेंगे, प्रेसिडेंट ही करेंगे, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पे करेंगे, पीएम और उसकी मंत्रिपरिषद की। तो अब मान लीजिए कल को कांग्रेस की सरकार आ जाए तो ये अपना सामान पैक करना शुरू कर देंगे, वो बर्दाश्त नहीं करेगी दूसरी सरकार, ही हटा देगी तुरंत, अपना लाएगी। तो
प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब समझ गए? संविधान में आपको हटाने का और कोई प्रोसीजर है ही नहीं, आपको हटाया जाएगा सिर्फ प्रेसिडेंट के कहने पर। कोई इफ बट नहीं लगेगा, तत्काल प्रभाव से आपको हटा दिया जाएगा, आप चले जाएंगे। ठीक, तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब समझ गए? राष्ट्रपति ने अपॉइंट करते हैं और ये कैसे पद पर बैठे रहते हैं? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जब तक राष्ट्रपति का आशीर्वाद है तब तक आप बैठे हों, उसके बाद आप नहीं बैठे। चलिए, एलिजिबिलिटी क्या होंगी? हाँ भाई, एलिजिबिलिटी क्या होंगी? योग्यताएं क्या होंगी? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। हल्का फुल्का आदमी नहीं बैठाएंगे हम यहाँ, जो लीगल एडवाइस दे चुके। फर्स्ट लॉ ऑफिसर है ना, कैसा आदमी चाहिएगा? एलिजिबिलिटी क्या होंगी? जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की एलिजिबिलिटी हो। आप मैं इतनी सी लिख लो, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं क्लास में ही हूं, अभी कहीं गया नहीं। ठीक, दूसरा टर्म क्या होगा इसका? नो फिक्स। नो फिक्स क्यों? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं। 1 घंटा बैठा सकते हैं, 2 घंटे बैठा सकते हैं, 5 वर्ष भी बैठा सकते हैं। सरकार अगर दोबारा वही हो आ गई तो आपको और बैठा सकते हैं हम। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं? टर्म कितना होगा? नो फिक्स। क्यों क्यों है नो फिक्स? क्योंकि वहां लिखा हुआ है भाई, राष्ट्रपति के टर्म में क्या लिखा हुआ है? 5 वर्ष लिखा है ना, यहां कुछ नहीं लिखा, नो फिक्स। ठीक, थर्ड पॉइंट, एलिजिबिलिटी का पता लग गया बेटा? सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की एलिजिबिलिटी हो। टर्म फिक्स, सैलरी पेंशन अलाउंस डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लिख दें आप, समझाऊंगा मैं अभी आपको इस बात को, हर पॉइंट को समझाऊंगा, ऐसा नहीं। सैलरी पेंशन अलाउंस डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट। टर्म नो फिक्स। एलिजिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की हो। अब 1 मिनट में आपको एक बात समझनी है कि इसकी सैलरी पे मैंने क्या लिखवाया? डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट। अब देखिए, पहले हमारी बात समझिएगा। जब हम आगे पढ़ेंगे और चीज़ों को, जैसे कैग पढ़ेंगे, है नी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो कैग में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति इन्हें अपॉइंट तो करेंगे लेकिन राष्ट्रपति इन्हें हटाएंगे नहीं। इस बात का मतलब समझना है। जब सैलरी पेंशन अलाउंस पे आएंगे तो डिपेंड चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया लिखा जाएगा। यहाँ मैंने लिखा है डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट। आप इन दोनों चीज़ों को और समझ लीजिए बस, और फिर आगे हम आप चलते रहेंगे, फिर इजीली मतलब आप भी समझ जाएंगे पूरी बात को। तो देखिए, इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा थोड़ी देर बजट में। हाँ भाई, मान लें बजट में पहुंच गए। जब हम बजट में पहुंचे तो बजट, मैंने कल भी शायद कल बताया, थोड़ी बहुत बात करी थी इस पर। तो हमारे पास 2 पार्ट होते हैं बजट के। एक तो होता है एक्सपेंडिचर्स, एक तो हमारे खर्चे होते हैं, है नहीं, और दूसरा हमारे पास होता है इनकम। वो किसी का भी हो, अपना हो, घर का हो, देश का हो, किसी जिले का हो, किसी स्टेट का हो। बजट के 2 ही पार्ट होते हैं, एक उसका एक्सपेंडिचर होता है और एक क्या होता है? इनकम। तो कहते हैं जितने इनकम उतने खर्चे।
वो वाले खर्चे करने से कोई फायदा नहीं कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। मूवी भी देखी होंगी वो सारी, है नहीं? तो देखिए कई बार कर्जा भी फायदेमंद होता है। उस कर्जे को लेकर आप इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हो? मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया और बुला ली लोग, दोस्त आ जाओ, भी पार्टी करते हैं, तो क्या है ये? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, जिससे कोई एसेट जनरेट नहीं हुआ। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आए, खाए पिए, निकल लिए, लोन किस पर रह गया? आपके ऊपर। अब आपने मान लीजिए घर बनाने के लिए लोन लिया, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो एक एसेट जनरेट हो गया। अब आप उसे रेंट पे दे दें, आप अभी तक रेंट पर रह रहे थे, अपने घर में रहने लगे, तो वो पैसे बचेंगे? नहीं बचेंगे। तो जो जिस कर्जे से एसेट जनरेट होता हो, संपत्ति बनती हो, उसमें बुराई नहीं है। मान लीजिए बिटिया की शादी करी, डॉरी दे दिया, तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर से। समझ रहे हैं आप हमारी बात? नहीं तो ये बात हो आप इस तरीके से कि जो एक्सपेंडिचर है उसके दो भाग हो जाते हैं। पहला होता है चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। किसी को भी बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन चीज़ें तो तरीके से ही समझ में आएंगी। और चूंकि आपने सीईओ बनने का सपना देखा है, तो थोड़ा तो उलझना पड़ेगा, या नहीं? थोड़ा तो उलझना पड़ेगा। हाँ भाई, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दूसरा पार्ट होता है ग्रांट्स या डिमांड फॉर ग्रांट। क्या हो सकता है? डिमांड फॉर ग्रांट। इन बातों को समझना है बस। जो हमारा चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये चीज समझनी है नहीं? हालांकि मेरा प्लान ये था कि एक दिन को मैं पूरा अपना 2 घंटे के आसपास का पूरा बजट है, तो फिर आपको बजट समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे बजट पे आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक भाई? चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और ग्रांट, डिमांड फॉर ग्रांट। ठीक, ये डिमांड फॉर ग्रांट भी 2 टाइप हो जाती है। कहोगे सर देखो ज्यादा डिवाइड ना करो, नहीं हमारा दिमाग इधर से उधर हो जाएगा। तो दिमाग सेट रखना है। बेशक 1-2 मिनट हम वेट कर लेंगे, लेकिन चीजों को एब्जॉर्ब कर लीजिए आप। ग्रांट फॉर डिमांड में बेटा, डिमांड फॉर ग्रांट में पहला पार्ट होता है प्लान एक्सपेंडिचर्स। क्या होता है? प्लान एक्सपेंडिचर्स। ये आपको दिख नहीं रहा होगा बेटा? आपको दिख रहा है सब लोगों को? इन दोनों लोगों को नहीं दिख रहा होगा, तो क्या मैं पोडियम इधर उठा कर रखूं? ठीक है। प्लान एक्सपेंडिचर्स, कोई टेंशन? ये क्या है? नॉन प्लान। अब यहां से इधर को बात करनी स्टार्ट करते हैं। यहां से इधर को बात करनी। अभी इनकम पे तो आए नहीं हम लोग, या आए? नहीं आए। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स किसे कह रहे हैं हम? एक लाइन में आप समझेंगे। एक लाइन में आपको लिखना है, जिससे कोई एसेट जनरेट ना होता हो, संपत्ति ना बनती हो, दैट कॉल्ड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स। एग्जाम्पल, पेंशन, सब्सिडी, सैलरी। लिखे हैं आप इन चीजों को जो मैं बोल रहा हूं? ये कई बार पूछा कि कौन सा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स में शामिल नहीं होता है? सैलरी, पेंशन, सब्सिडी,
कॉमा लगा लगा के। आप भी आज नए क्लास में, क्या वो पहली क्लास में? कल आए थे? अच्छा, कोई बात नहीं, आप पहले हमारी बात समझ गए। देखिए, सब्सिडी देने से किसी के एसिड जनरेट हुआ है गवर्नमेंट का? कुछ नहीं हुआ है। हुआ है भाई? पेंशन, जो लोग पेंशन पे बैठे हुए हैं, कुछ कर रहे हैं? वो कोई एसिड जनरेट कर रहे हैं? आप पहले मेरी बात तो समझिए। एक पॉइंट और लिखा, डिफेंस एक्सपेंडिचर्स, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स, डिफेंस। सुनिए, गन खरीद के रख लेना कोई एसिड है? वो बच्चों को स्कूल भेज देते उन पैसों से, उन्हें ड्रेस दिला देते, जूता दिला देते, उनके लिए खाने का इंतजाम कर देते। लेकिन क्यों? क्योंकि पड़ोसी ने भी रख रखी है। भाई, हमें आर्मी की जरूरत क्या है अगर पाकिस्तान ना ड्रामा करे तो, इधर चाइना ड्रामा ना करे तो? कैसा खर्चा है? लेकिन करना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि सामने वाला डराएगा फिर हमें। सब्सिडी अगर हम नहीं दें तो आपने एक स्कीम सुनी बेटा, उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला स्कीम, जिसमें हमने बीपीएल के लोगों को गैस कनेक्शन, एलपीजी गैस कनेक्शन फ्री में प्रोवाइड कराया। क्यों? भाई वो नहीं खरीद पाएंगे, उनके पास अर्निंग नहीं है उतनी। लेकिन क्या हो रहा था कि वो ट्रेडिशनल फ्यूल पे खाना बना रही थी, तो क्या हो रहा था, उनके लंग्स खराब हो रहे थे यार, उन्हें अस्थमा जैसी बीमारियां हो रही थी, मोतियाबिंद जैसी उनकी आंखें खराब हो रही थी उस धुएं से। तो क्या हम राइट टू इक्वलिटी की बात नहीं करते हैं? क्या हम अच्छी हेल्थ की बात नहीं करते हैं? तो फिर कहां हुई राइट टू इक्वलिटी? कहां हुई बेटा? इसलिए मजबूरी है कि उस तबके को, डिप्रेस क्लास के लोगों को अपनी बराबरी में लाने के लिए कुछ ना कुछ प्रिविलेज देना पड़ेगा। इसलिए नॉन प्लान एक्सपेंडिचर भी हमारी सरकारों को करना पड़ता है। प्लान एक्सपेंडिचर्स में आ जाए, एक लाइन लगेगी, क्या लिखेंगे अब आप यहां, जिससे एसिड जनरेट होता हो? मान लीजिए ओवर ब्रिज बना दिया, रेलवे ट्रैक लगा दिए, हॉस्पिटल बनवा दिया, स्कूल बनवा दिए, कॉलेज बनवा दिए। कैसे है ये? इससे एसिड जनरेट हो रहा है। इसका फायदा किसे मिलेगा? हमारी आने वाली जनरेशन को भी मिलेगा। समझ में आ रही है? गुस्से में तो नहीं है आप? बस तो कभी सोच रहे हो बोले यार पता नहीं कहां कहां से पकड़ के लाते हैं ये टीचर। मैंने आपको एक बात बता दी, अगर आपने सीईओ बनने का सपना देखा है तो देखो, टारगेट भी बड़ा है ना, तो चलना भी हमें तरीके से पड़ेगा। तो उलझने भी आएंगी या नहीं आएंगी? अब सारी चीजें इजीली मिल जाएं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप यहां तक मेरी पूरी बात समझ गए, जिससे एसिड जनरेट होता हो, चाहे हम रेलवे ट्रैक लगा रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल बना रहे हैं, चाहे स्कूल बना रहे हैं, चाहे ओवर ब्रिज बना रहे हैं, चाहे रोड बना रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं जिससे एसिड बन रहा हो, वो होगा प्लान एक्सपेंडिचर्स। ठीक। अब सवाल ये है कि सर आप ये हमें बताओ, ये क्या तामझाम है? अब जो ये चार्ज हैं, देखिए अब एक बात और समझिएगा आप, अभी वहां तक पहुंचने में थोड़ा सा एक और समय लग रहा है।
मान लीजिए जो ये डिमांड फॉर ग्रांट है, होम मिनिस्ट्री भी एक खर्चा करने वाला डिपार्टमेंट है या नहीं है? इसमें 5 डिपार्टमेंट आते हैं बेटा। एग्जाम्पल से आपको मैं सारी बातें समझाना चाहता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि आपको कोई दिक्कत आए इस तरह की। पहला है होम डिपार्टमेंट। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अगस्त टू सितंबर के बीच में पूरे साल बजट बनता रहता है, ये बता रही हूँ मैं आपको। बजट कितने दिन में? पूरे साल में बजट बनता रहता है। ये प्रोसीजर पूरे साल चलता है बेटा। वो तो फरवरी में लेके आते हैं हम सारे कंपाइल करके एक जगह, बोले हाँ भाई ये चाहिए। अगस्त सितंबर में फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट कौन बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है? फाइनेंस मिनिस्ट्री है नहीं? फाइनेंस मिनिस्ट्री तो बजट बनाएगी, लेकिन काम किसका था? प्रेसिडेंट का था। ठीक, इन्होंने कहा कि ये 5 डिपार्टमेंट है मैं इसके पास, मैं बता रहा हूँ 5 के नाम। एक है होम डिपार्टमेंट, होम मिनिस्ट्री में। इसने कहा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इन्हें ये परफॉर्मा भेजा कि आप नेक्स्ट ईयर का अपना खर्चा बताइए कितना है। होगा नहीं होगा? तो होम मिनिस्टर का जो होम कैबिनेट मिनिस्टर है उन्होंने बताया कि बताओ कितना कितना खर्चा है। बोले सर 10,000 तो होम डिपार्टमेंट को चाहिए। एक है इंटरनल सिक्योरिटी। कौन सी बेटा? इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है। इसने कहा भाई इसका बोले जी 10,000। एक J&K डिपार्टमेंट है, बोले इसका खर्चा, बोले 10,000। एक हमारे पास लैंग्वेज डिपार्टमेंट है, भाषा डिपार्टमेंट, बोले इसका खर्चा 1 साल का 10,000। ये है बाउंड्री BDM, बाउंड्री मैनेजमेंट। आप सॉरी एक सेकंड, बस एक सेकंड, क्योंकि इसमें उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा नहीं लिखना था। यह है बाउंड्री मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। हाँ भाई, बोले इसका कितना चाहिए? बोले मुझे 10,000 चाहिए। तो टोटल होम मिनिस्ट्री की ग्रांट कितनी होगी बेटा? 50,000। कितने पैसे बताए इसने? मुझे उतना पैसा चाहिए। कितने दिन के लिए? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर क्या अपना यही है। ये बात अगर मैं यहाँ समझा दूंगा तो फिर मुझे कई जगह ये बात लिखवानी पड़ेगी, तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये पैसा वहाँ से मिलेगा। ठीक भाई, कितने हुए ये? तो इसी तरीके से सारी लगभग 112-13 या 115 के आसपास हमारी ग्रांट होती है, सारी मिनिस्ट्री जो हैं उनकी अपनी अपनी। अब सारे लोगों को मिलाकर, जिसमें प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स जो हैं डिमांड फॉर ग्रांट में आ गए, सबको भेजा हमने फाइनेंस मिनिस्टर ने, और सबने अपने अपने खर्चे बता दिए। खर्चे कैसे बता दिए? बढ़ा चढ़ा के बता दिए। कैसे बताए वो आप देखिएगा। बढ़ा चढ़ा के लिख दिए, बोले इतने दे दो यार। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने इन्हें एक रिमाइंडर भेजा कि भाई देखिए आप पैसा ज़्यादा मांग रहे हैं, उतना पैसा हमारे पास नहीं है, क्योंकि आप ये भी जानते हो कि टैक्सेशन के जरिए पैसा आएगा, और टैक्सेशन को लगाने की बढ़ाने की भी एक लिमिटेशंस है। मान लीजिए आप सीईओ बन जाएं और आपसे कहा जाए अरुणाचल प्रदेश सरकार के कि आपकी सैलरी पे 90% टैक्स है, इनकम टैक्स लगेगा, तो नौकरी करोगे? तो टैक्सेशन को लगाने की भी क्या लिमिटेशंस हैं, अनलिमिटेड नहीं लगा सकते। मान लीजिए आपसे 90% सैलरी का अगर इनकम टैक्स ले लिया जाए, या आपको ट्रेड कर रहे हैं और ट्रेड पर कह दिया जाए कि 90% GST लेंगे, तो क्यों करोगे आप काम फिर? बोले भाई करना ही नहीं है हमें। तो ये सब चीज़ें क्या, टैक्सेशन को कलेक्शन करने की, टैक्सेशन को बढ़ाने की लिमिटेशंस होती हैं हमारे पास। क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपकी एक डिग्निटी है, उसके हिसाब से आपको सैलरी भी मिलनी चाहिए, जो चीज़ें मेंटेन करनी है। अब ऐसा थोड़ी सीईओ बन गए और एक बैग लेकर घूम रहे हो मार्केट में, बोले आलू किस रेट में दिए भाई बताइए। ये आपका काम नहीं है।
आप ऑफिसर बन गए अब। सर डिग्निटी है नहीं एक। अब बाजार में थोड़ी घूमेंगे आप बैग लेके, बोले क्या सब्जी, आलू, गोभी। तो सबको भेजी गई, इसे कहा ग्रांट फॉर डिमांड, जो लोगों ने पैसा मांगा। किसके लिए? इस खर्च के लिए। हर डिपार्टमेंट मांगेगा नहीं, हर मिनिस्ट्री मांगेगी नहीं मांगेगी पैसा, काम करेगी तो पैसा मांगेगी। अब जब वो पैसा मांग रही है तो इस पैसे को लेकर क्या हुआ, एक पार्ट तो हो गया डिमांड फॉर ग्रांट। अब इसे मैं अभी और रुकूंगा 1 मिनट। जब हम इसे लेके पहुंचे कहाँ, पार्लियामेंट, कैसा डॉक्यूमेंट से? लीगल डॉक्यूमेंट से बजट, और लीगल डॉक्यूमेंट से तो पास कौन करेगी? पार्लियामेंट। तो हमें पार्लियामेंट के पास जाना ही पड़ेगा इसके लिए, या ऐसा काम चल जाएगा? नहीं होगा। इसलिए ये भी एक कंट्रोल है कि एग्जीक्यूटिव कब तक बात नहीं कर सकती लेजिस्लेटिव से, ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष, क्योंकि बजट लेने तो वहीं जाना पड़ेगा पैसे के लिए, तो पार्लियामेंट के पास ही जाना पड़ेगा। जब यहां ये लेके पहुंचे इस पार्लियामेंट में, स्पेशली लोकसभा में इसे बजट को पेश किया गया, तो अब सब पे क्या होगा? वोटिंग होगी, डिबेट होगी या नहीं होगी? भाई आपने 50,000 मांगा है, 5,000 मांगा है, 50,000 मांगा है, तो इसका हमें तो आपको तो जवाब देना पड़ेगा, क्यों मांगा है भाई? क्या कम में काम नहीं चलेगा? ये तो जवाब आपको देना पड़ेगा पार्लियामेंट में खड़े होकर मिनिस्टर साहब को। अब जैसे ही ये ग्रांट पहुंची, मैं बहुत समझाने का प्रयास कर रहा हूं रूट लेवल से, अब सीधे लोकसभा स्पीकर बोले भी हाँ, किसकी डिमांड है? पहले बोले सर ये होम मिनिस्टर है, कितने पैसे मांग रखे? 50,000। बोले अच्छा। तो लोकसभा स्पीकर कह देते हैं भाई पूछ लो इनसे, जनता बैठी है जिसका पैसा है। मेरी बात समझिएगा इस बात को। जैसे ही वो खड़े होते हैं, होम मिनिस्टर साहब के साथ मेरे ये खर्चे, इन चीज़ों के लिए मुझे उतना उतना खर्चा चाहिए, जितना पैसा मुझे चाहिए ही चाहिए। तो अपोजिशन यहाँ सीधा खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि हम इतना पैसा नहीं देंगे। वो 3 कट मोशन लाता है यहाँ। एक तो होता है पॉलिसी कट मोशन। कौन सा भाई? समझिएगा इस बात को, पॉलिसी कट मोशन। राइट डाउन भी करते रहे ना थोड़ी थोड़ी चीजें। पॉलिसी कट मोशन में अपोजिशन एक बात कहता है कि हम पूरी डिमांड को घटाकर 1 रुपया करेंगे, 1 रुपया देंगे आपको, 1 रुपीज ओनली। कितनी है? 50,000 में कितना मिल रहा है आपको यहाँ? 1 रुपया। क्यों भाई? क्योंकि हमारी समझ में आपकी पॉलिसी नहीं आ रही है। डिमांड को घटाकर कितना करा जा रहा है यहाँ? 1 रुपीज। और क्या आरोप लग रहा है कि हमारी समझ में आपकी पॉलिसी नहीं आ रही है। जनरली ये पास नहीं होता है, रूलिंग गवर्नमेंट के टाइम में ये पास नहीं होता है, क्योंकि वो मेजोरिटी में होती है। और अगर ये वाजी दवा अगर पास हो गया तो इसका मतलब सरकार मेजोरिटी में नहीं है। क्या आप पहले मेरी बात समझे? कितने मांगे थे हमने? 50,000। मिल कितना रहा हमें? 1 रुपीज। दैट कॉल्ड पॉलिसी कट मोशन। कौन लाया? अपोजिशन इन लोकसभा। क्योंकि वो तो अपोजिशन भी रूलिंग भी दोनों जनता के लोग बैठे हैं ना। वो पैसा किसका है? जनता का है। कहां से आ रहा है? टैक्सेशन से आ रहा है। तो पैसा किसका हो गया? जनता का। तो डेवलपमेंट किसका होना चाहिए? जनता का। ऐसा तो नहीं आप अपना डेवलपमेंट कर रहे हो। पॉलिसी कट मोशन 1 रुपए की बात करा। दूसरा आता है हमारे पास एफिशिएंट कट मोशन। एफिशिएंट कट मोशन। एफिशिएंट कट मोशन में कहा कि देखो इकोनॉमिकली सोचो, पैसा उतना ज़्यादा नहीं है, इसमें से आप कुछ अमाउंट, मान लीजिए 100 रुपीज कम कर लीजिए। वोटिंग सारे काम होगा, हर ग्रांट पर अलग से डिबेट होगी, वोटिंग होगी, अलग से पास करी जाएगी। इसलिए पूरा बजट सेशन आता है, एक दिन में बजट पास नहीं होता है। ठीक, यहाँ क्या करेंगे, एक कुछ अमाउंट, सम अमाउंट
कम कर लिया जाए, मान लीजिए 100 रुपीज। एक तीसरा कट मोशन होता है, उसे कहते हैं टोकन कट मोशन, TOKEN, टोकन कट मोशन। टोकन कट मोशन उसमें कही जाती है कि भाई कम से कम 1 रुपया कम कर लीजिए आप। अब आप मेरे कहने का सेंस समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं इसने 50,000 मांगे और इसे वहां 45,000 मिले, ये लीगल हो गया इसके पास। अब 1 साल के लिए खर्चा हो गया, कहां से कहां तक का, ये वाला। कितना मिला? मेरे कहने का मतलब है जितना मांगा है उतना नहीं मिलता, जितना मांगा है उतना नहीं मिलता। और जब उतना नहीं मिलता तो इसलिए लोग चढ़ा बढ़ा के मांगते हैं, क्योंकि पैसा किसका है? लोगों का है। कहां से आ रहा है? लोगों से आ रहा है। कैसे आ रहा है? टैक्सेशन से आ रहा है। तो मांगे कितने? इतने, और मिले कितने? इसका मतलब ये ग्रांटें घटाई जा सकती हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि लोकसभा किसी भी ग्रांट को घटा तो सकती है, बढ़ा नहीं सकती है। मांगे 50,000 और हम कितने दे दें उसे? 60,000, ये कभी नहीं हो सकता। अब ये क्या है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, चार्ज क्या है? चार्ज, ये बात समझ लीजिएगा। अब मेरे कहने का मतलब समझे, ये वाला पार्ट घटाया जा सकता है, डिमांड फॉर ग्रांट घटाई जा सकती है, बढ़ाई नहीं जा सकती है। और चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ समझ लीजिए एक लाइन में, फिर हम सीधे चलते रहेंगे। हाँ भाई, अब ये बताइए आप, एक नाम ले रहा हूं मैं और वो नाम है कैग। क्या नाम है वो? कैग। कैग का काम क्या है कि इस पूरे, अभी मैंने बजट का तो ये पार्ट समझाया मैंने आपको इसलिए क्योंकि मुझे जरूरत थी इसमें। कैग की जिम्मेदारी है इस बजट का ऑडिट करना। मान लीजिए इस आदमी ने कही थी कि ये रोड मुझे बनवाना है और मुझे इसमें 1,000 चाहिए या 10,000 चाहिए, हमने दे दिए, तो कैग इस बात की जांच करेगा कि वो पैसा जो आपने मांगा था हमसे, पार्लियामेंट से मांगा था नहीं, और पार्लियामेंट ने आपको दिया था 10,000, वो रोड बना है या नहीं बना, यानी कि जिस आइटम के लिए आपने पैसा मांगा था उस आइटम में ही खर्च करा, कहीं और तो निकल लिया। इस बात की जांच कौन करेगा? कैग। कौन करेगा? बजट का ऑडिट कौन करता है? वो लिखा नहीं, ऑडिटर, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 में बताया मैंने आपको। उसका काम क्या है? इस बजट का ऑडिट करना, जनता के पैसे का हिसाब किताब लगाना। कैसा हिसाब किताब लगाना? कि भैया जिस काम के लिए आपने पैसा मांगा था उसी काम में खर्च कराया, कहीं और खर्च कर दिया। अब मान लीजिए पैसा मांगा था रोड बनाने के लिए और मैंने अपने बंगला बना लिया, मैं तो मिनिस्टर था ना। पैसा मांगा था रोड बनाने के लिए और मैंने अपना घर बना लिया, और कैग से जाके कह दी अगर आपने ये ऑडिट करो किसका कि मैंने रोड बनाया है, बंगला मत दिखा देना मेरा, और ना फिर समझ लेना कि मैं आपको हटवा दूंगा, जाके अभी सीधे प्रेसिडेंट के पास जाऊंगा, क्योंकि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट काम करेंगे तो आप, या आपकी सैलरी कम कर दूंगा मैं। दोबारा समझिए, मैं दोबारा समझा रहा हूं। ऑडिट कौन करेगा बेटा? कैग, आर्टिकल 148 करेगा नहीं? और जब वो करेगा, आप प्लीज मेरी तरफ सुने, लिखे ना, अभी मेरी बात को समझें इसे। करेगा क्योंकि हमारी पार्लियामेंट के पास फाइनेंस की उतनी जानकारी नहीं हो सकती, इसलिए हम स्पेशलिस्ट लेते हैं। जो फाइनेंस की जानकारी रखता हो उसे ही तो हम कैग बनाएंगे, है नहीं? कैग क्या है? सारी चीजों की जानकारी रखता है। अब कैग के ऑफिस में जाकर मैंने ये बात कही कि ये तो मैंने अपना घर बना लिया, बिल्डिंग बना ली, अब आप इसमें ये लिखो कि ये मैंने रोड बनाया था, क्योंकि ये पैसा मैंने रोड बनाने के लिए मांगा था आपसे। और अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं आपकी या तो हटवा दूंगा आपको यहाँ से,
प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट काम करोगे तो। और अगर मैं कुछ भी नहीं कर पाया तो मैं आपकी सैलरी, पेंशन, अलाउंस कम करा दूंगा। अब कैग ऑफिस में बेचैन हो गए, बोले यार ये तो चक्कर में। घर पहुंचे, घर जाके मिसेज बोली क्या बात है, टेंशन में कैसे हो? बोले यार ऐसे ऐसे आज एक मिनिस्टर साहब आए थे और वो ये बात कह गए। तो बोले वो जो कह रहे हैं वो करो। तो क्या जो जनता का पैसा है, जनता के डेवलपमेंट के लिए आया था, क्या उसके साथ जस्टिक हुआ? नहीं हुआ। और अगर कैग को ये पता हो कि तुम्हारे ना तुम मेरी सैलरी कम कर सकते हो, ना मेरी पेंशन कम कर सकते हो, ना मेरा ऑफिस कम कर सकते हो, ना मुझे हटा सकते हो, तो फिर आदमी डर के काम नहीं करेगा ना। मुझे ये पता हो कि मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता तो मैं कुछ भी काम करूँ, और मुझे ये डर हो कि मुझे हटा सकता है तो फिर कैसे काम करूँगा? मैं करूँगा नहीं। पहले ये बताओ, ये जो चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, ये बजट का वो भाग है जिस पे कोई वोटिंग नहीं होती, इसे कम नहीं किया जा सकता। इस पे कोई वोटिंग नहीं होती। जैसे मैंने यहां दिखाया कट मोशन आए, यहां कोई कट मोशन नहीं आएगा। जितनी हमने कह दी 5 लाख पर मंथ फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो फिर आप 1 रुपया कम नहीं करेंगे, क्योंकि ये उसके डिग्निटी का मामला है। और ये वो कैसे होना चाहिए? विद कॉन्फिडेंट काम करे, किसी से डर के काम ना करे, किसी के प्रेशर में काम ना करे, और कोई गलत काम ना करे। चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड का मतलब समझ गए कि पार्लियामेंट इस वाले पार्ट पे डिबेट तो कर सकती है, चर्चा तो कर सकती है, डिस्कशन तो कर सकती है, लेकिन वोटिंग करके 1 रुपया, नॉट ए सिंगल रुपीज कम नहीं कर सकती। मैंने आपको दिखाया है कम करे मैंने सारे पैसे। क्यों? क्योंकि ये उस पोस्ट की डिग्निटी है, उससे हम डर के साए में काम नहीं करा सकते। उससे भाई आपने सुना होगा एक 2G स्पेक्ट्रम हुआ, अगर नाम सुना हो, एक स्कैंडल हुआ नहीं हुआ कांग्रेस की सरकार में? तो मनमोहन सिंह जी तो सीधे कैग से जाके कह देते विनोद राय से, विनोद राय थे उस टाइम, कि सर इस पे बात नहीं करनी है। बोले ठीक है जी, नहीं फिर देख लो, हम तो प्रधानमंत्री हैं, अभी हटवा देंगे प्रेसिडेंट से कह के, सैलरी कम करा देंगे आपकी, पेंशन कम करा देंगे। तो क्या वो पकड़ते उस स्कैंडल को? कहते जाने दो। तो फिर जनता के पैसे का क्या होता? वो तो बेकार हो गया। जो टैक्सेशन के जरिए आया, टैक्स अगर हम देते हैं तो हमें क्या चाहिए? फैसिलिटीज भी तो चाहिए, रोड भी तो चाहिए नहीं चाहिए भाई, 2G स्पेक्ट्रम भी चाहिए नहीं चाहिए, 5G आ गया, 6G भी चाहिए हमें। सारे लोग डन, गल समझ में आंदी है, बात समझ में आती है, हैं? लिंक जोड़िएगा आप इन चीजों के। अब मैंने लिखवाया कि डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट, इसका मतलब वो जो सैलरी मिलेगी उसे इस पार्ट से मिलेगी, चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया नहीं है। क्यों? उसका टर्म भी फिक्स नहीं है, और वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट काम कर रहा है, तो इसलिए उसकी सैलरी डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट लिखवाई है मैंने, चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया नहीं लिखवाई। आर्टिकल 76 की बात कर रहे हैं भैया हम। हाँ भाई दोस्तों, डन। मैं आगे चलूं? क्या आप मेरी बात समझ गए पूरी तरीके से? जब मैं चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया लिखवाऊं तो आप समझ जाना कि पैसा कहां से मिल रहा है, बजट के उस वाले पार्ट से मिल रहा है। इसका मतलब इस आदमी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं कैग पढ़ाऊंगा तो कैग में लिखवाऊंगा आपको क्या, चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसका मतलब कैग को डरने की जरूरत नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी का चेयरमैन मेंबर, अगर ये डर के काम करें तो जितने मिनिस्टर है सारे आईएएस वही बनवा लें अपने। आप समझिए कितना चेक एंड बैलेंस हमने दिया है। ये संविधान ऐसे ही नहीं बना। लगभग 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी किए थे हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। 3 साल तो संविधान बनाने में ही लग गए थे, पता है नहीं कितने लगे थे? 2 वर्ष 18 महीने
2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 3 वर्ष हो गए नहीं पूरे, 12 दिन ही तो कम थे। तो संविधान ऐसे ही नहीं बना। 60 कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े थे हमने, और जिन जिन की अच्छी अच्छी चीजें थी वो हमने लिए। और पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है। विश्व गुरु बनने की ऐसी बात नहीं कर रहे हम। बांग्लादेश अभी आपके सामने है, करेगा विश्व गुरु बनने की बात कभी? शेख हसीना को जान बचानी भारी पड़ी है। अगर 10-20 मिनट और टिक जाए तो हैप्पी बर्थडे हो जाता वहीं एयरपोर्ट पे ही, कर देते लोग। हाँ भाई दोस्तों, अब देखेंगे आप क्या किसके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के फंक्शन काम। आपको सैलरी का पता लग गया, कौन कर रहे हैं, डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट। कहाँ से मिलेगी, इसका मतलब इस वाले पार्ट से मिलेगी। अब चलो इसमें भी देख लो कुछ क्या क्या है इसकी एग्जीक्यूटिव पावर। तो देखो, देखो क्या कह रहा है ये, every executive action of the Indian government is taken under his name। किसके नाम से होगी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से होगी। कभी आप न्यूज़पेपर पढ़ें, स्पेशली द हिंदू, तो उसमें अगर कोई टेंडर निकल के आता है तो आप देखेंगे सीधे प्रेसिडेंट की ओर से आएगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट का कोई टेंडर है तो सीधा राज्यपाल की ओर से आएगा। ये आर्टिकल 77 की बात की गई है। ये क्या बात की गई है आर्टिकल 77 में? ये बात की गई कि राष्ट्रपति की ओर से होंगे सारे काम। ठीक, हाँ भाई, चलें आगे। क्या क्या लिखा है? उतना है नहीं जितना मैंने लिखवाया आपको। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया लिखा है आर्टिकल 148, इलेक्शन कमीशन 324, चेयरमैन मेंबर ऑफ यूपीएससी 315 आर्टिकल में बताया मैंने, स्टेट गवर्नर 153, फाइनेंस कमीशन 280। समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए नेक्स्ट। समझ गए? समझा दी पूरी बात मैंने। चलिए, आ गए क्या लोग? चलिए छोड़ देंगे। कल को क्या है, कौन सी पावर पढ़नी है? लेजिस्लेटिव, उन पर डिस्कस करेंगे। ठीक भाई, चलिए मिलते हैं कल।